हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अब शुरू करने वाले हैं, एक न्यू स्टार्टअप ले रहे हैं और उस न्यू स्टार्टअप में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि एसएससी सीजीएल 2022 के बारे में बात करना है हमें, और इसके कंप्लीट सिलेबस की जानकारी मैंने पिछली वीडियो में दे दिया है, जो आपको मिल जाएगी एसएससी सीजीएल 2022 प्लस सिलेबस के नाम से मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो वहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस की हम बात की है, टोटल ओवरऑल सिलेबस में क्या होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ बताया गया। इवन आपको नॉर्मली यहाँ पे बता दो कि जो यहाँ पे प्री की बात होती है, टीयर 1 जिसे बोलते हैं कुछ लोग, और साथ साथ उसमें तो टीयर 2 भी आता है, उसमें भी इंग्लिश है। लेकिन जो टीयर 1 में आता है 4 सेक्शन डिवाइड है, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ। तो उनमें से हम जो स्पेशली बात करेंगे वो करेंगे इंग्लिश वाले पोर्शन की। तो जैसे कि पहले वाली वीडियो ने सिलेबस नामक की वीडियो मैंने बनाया, उसमें सारा डिटेल मेंशन है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक से आएंगे, वो सब है। तो यानी कि 3 सेक्शन हमारा मेजर है इंग्लिश में। एक तो हमारा वोकैब्युलरी का पार्ट होता है, दूसरा ग्रामर से होता है, और साथ साथ तीसरे की अगर हम बात करें तो वो कॉम्प्रिहेंशन से होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना है कि कैसे शुरू होगा, और 1 बाय 1 टॉपिक आपके मैं कंप्लीट कराऊंगा। यानी टोटल कोर्स ये रहेगा आपका बिफोर द एग्जाम कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप एसएससी सीजीएल 2020 के इंग्लिश वाले सेक्शन को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर भी करेंगे, ताकि आपको एक ही चैनल से सारी चीजें कवर करा दी जाएंगी 1 बाय 1, चाहे वो वोकैब्युलरी का पार्ट हो, चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन का हो। तो फिलहाल आज हम कौन सी बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे उसी एसएससी सीजीएल सिलेबस से ग्रामर वाले सेक्शन से बात करेंगे। और आज के ग्रामर सेक्शन का पहला टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वॉइस। उसका नाम क्या है? वॉइस चैप्टर होगा, और वॉइस चैप्टर अब ये चलेगा डे के रूप में। तो जैसा मैंने लिखा हुआ आज डे 1, तो आज हम जितना भी हो सकेगा अपना करेंगे डे 1 में, और जो डे 1 से बचेगा वो मिलेगा डे 2 में, और फिर वो मिलेगा डे 3 में। तब तक ये एक सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक कि आपका वॉइस चैप्टर पूरा न हो जाए। तो चलिए प्लीज बने रहिए मेरे साथ डिटेल वॉइस को जानने के लिए। आइए चलते हैं, सीखते हैं वॉइस क्या होता है और वॉइस में प्रश्न कैसे आ सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे टॉपिक मैंने मेंशन किया हुआ वॉइस। तो सबसे पहला हमारा एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि वॉइस क्या होता है, ये जानना है। तो अब देखिए, वॉइस के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ मैं इस तरीके से कह सकता हूँ, सीधे सीधे यहाँ से लिया जा सकता है कि वॉइस इज अ ग्रामेटिकल, क्या बोला जाता है? वॉइस इज अ ग्रामेटिकल जी हाँ, वॉइस इज अ ग्रामेटिकल टर्म। क्या बोला जाएगा? वॉइस इज अ ग्रामेटिकल टर्म that shows the effect of verb। जी हाँ, ये बोला गया है बिल्कुल सटीक आपके सामने कि वॉइस इज, हाँ ऐसे कह लीजिए, वॉइस इज अ ग्रामेटिकल टर्म। वॉइस इज अ ग्रामेटिकल टर्म दैट शोज द इफेक्ट ऑफ वर्ब। जी हाँ, यानी ये कह सकते हैं कि जो वॉइस है हमारा वो क्या है? वॉइस का हिंदी जो होता है वो तो होता है वाच्य होता है,
अब कह रहा है कि इज है अ ग्रामेटिकल टर्म, जो कि एक ग्रामर का टर्म है, प्रक्रिया है, दैट मतलब जो, शोज मतलब प्रदर्शित करता है, द इफेक्ट ऑफ वर्ब यानी वर्ब के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ देखना है कि ये वर्ब का इफेक्ट कैसे प्रदर्शित करता है, ये क्या होता है, इसे हम जानेंगे। देखिए यहाँ मैं बताता हूँ आपको, ये है मेरा एक वर्ब, क्या है, वर्ब, ठीक है। अब ये वर्ब तो मिला मेरे को, अब इसको अगर यहाँ पे ऐसे कर दिया जाए और यहाँ पे ऐसे कर दिया जाए, ठीक है, तो ये कहता है, देखिए अगर वर्ब का प्रभाव, देखिए वर्ब का प्रभाव, अगर ये बोल रहा है कि वर्ब का प्रभाव SUB सब्जेक्ट पर, जरा ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट पर, यानी जब वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ जाए तो उसी को हम कहते हैं क्या, क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस कहेंगे, एक्टिव वॉइस कहेंगे। लेकिन वही कह रहा है कि वर्ब का प्रभाव, यानी ये कह दिया वर्ब का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर, किस पे पड़े, ऑब्जेक्ट पर, यानी वर्ब का प्रभाव जब ऑब्जेक्ट पे पड़े तो उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं पैसिव वॉइस कहते हैं। जी हाँ, यानी ये बात तो कंफर्म हो गई कि वर्ब, देखिए वॉइस कुछ नहीं है, एक ग्रामेटिकल टर्म है जो वर्ब के प्रभाव को दिखाता है, ठीक है। अब वही बात हो गई यहाँ पे वर्ब पे आने पर, जब यहाँ पे पहुंच गए तो ये पता चला कि वर्ब का प्रभाव यानी प्रभाव सब्जेक्ट पर, यानी जब वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ जाता है तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। कौन सा वॉइस कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं, जी हाँ। लेकिन वही वाला वर्ब का प्रभाव अगर ऑब्जेक्ट पे पड़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। चलिए, तो मोस्ट आप इंटरेस्टेड इससे भी क्या बातें हैं वो आगे देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक तो ठीक ही समझ रहे होंगे। तो अब अगला देखते हैं मोमेंट क्या हमारा, अगले मोमेंट की एक चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे ये इस तरीके से मान लीजिए एक लिया गया है प्रोसेस, इसे कहते हैं मतलब एक्टिव वॉइस, हो गया। एबी का मतलब क्या समझेंगे, एक्टिव वॉइस। अब ये एक्टिव वॉइस में दिखाया जाता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। देखिए जैसे कि बेसिकली हम ये बातें करते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर ये चीजें हमें एक ऑर्डर में मिल जाए तो हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जब ये बात आती है कि पैसिव वॉइस क्या होगा, तो सीधे सीधे कई बार तो ऐसे बोल दिया जाता है कि हाँ भाई ये चेंज हो जाता है, यानी कि एक का शेम उल्टा कर दो, ऐसे घुमा दो, ठीक है। जैसे देखो ऐसे मतलब मिड में मैंने पकड़ लिया, जैसे समझो कि ये यहाँ पे ये पॉइंट किस तरफ जा रहा है, सब्जेक्ट की तरफ, और ये जो छोटा वाला पॉइंट है ये कैप वाला तो सब्जेक्ट की तरफ है और ये वाला है इधर। अब इसको क्या करते हैं कि मतलब अगर सेम उल्टा की बात करते हैं, ठीक है, आपने ऐसे घुमा दिया, तो घुमा दिया कि मतलब ये जो छोटा पॉइंट क्या है, किसकी तरफ था, ऑब्जेक्ट की तरफ, तो अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, और ये जो कैप वाला था सब्जेक्ट वो चला गया पीछे, और जो मिड वाला है ना वो वही काम ही पड़ा रहेगा। तो इसी का भी कई बार कहते हैं सेम का सेम उल्टा कहते हैं। तो समझने की सबके अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन आप सेम उल्टा भी कह सकते हैं कि मतलब जो क्या होता है एक्टिव वॉइस में फ्रंट पे होता है, वो पैसिव वॉइस में बैक चला गया, और जो एक्टिव वॉइस का बैक पॉइंट था वो कहाँ चला जाएगा, फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब मैं इनको दिखाता हूँ कैसे ये आते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने ले लिया है पैसिव वॉइस, यानी क्या लिया हुआ है, पैसिव। अब पैसिव में देखिए जो एक्टिव का पीछे है ना वो आगे आ गया, मतलब यहाँ पे ये बना, ठीक। अब ऐसे ये मिड वाला तो कभी बदलता है नहीं, बेचारा ये यहीं पे रहता है। अब इधर सब्जेक्ट वाले को ला दो ना, इधर ला दो सीधे सीधे। अब देखिए एक ये, ठीक है।
अब ये प्रोसेस है, इसको लोग मानते हैं पैसिव वॉइस मानते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूँ हुआ क्या। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है ना वो कहाँ चला गया, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आपका यहाँ आ गया, ठीक। अब यहां से देखेंगे पैसिव वॉइस का ये जो ऑब्जेक्ट था, मतलब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ये चला आया यहाँ पे, कुछ हुआ थोड़ी ना, मतलब ध्यान से देखिए ये चला गया पीछे और ये चले आए उल्टे आगे, ऐसा। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहूंगा। वो सवाल ये कहता है कि क्या पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं? जी, क्या पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं? क्या ये पैसिव वॉइस का रियल स्ट्रक्चर है? जी नहीं। अगर आप इसको सोच रहे हैं कि ये रियल स्ट्रक्चर है तो ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ ऑब्जेक्ट तो लाते हैं, ठीक है, लेकिन उसे किस रूप में लिखते हैं? उसे आप लिखते हैं सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। यहां पर देखा जाए कि हमारा सब्जेक्ट पीछे आता तो जरूर है, लेकिन ये कभी सब्जेक्ट के रूप में लिखा नहीं जाता। ये किस रूप में लिखा जाता है? ये लिखा जाता है आपका सीधे सीधे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। अब इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा जो एक पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर जो बन के मिला वो क्या मिला? देखिए जो रियलिटी आपके सामने आएगी वो आएगी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अरे ये तो फिर से लफड़ा हो गया। ये लफड़ा ये किस लिए हुआ है, मतलब प्रॉब्लम पॉइंट का कि एक्टिव वॉइस में भी तो यही है कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, और पैसिव वॉइस का भी रियल वाला स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। यहाँ हो गई ना मुश्किल, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, समझना है आपको। देखो मैं बताता हूँ, ये जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है ना वो खुद ही काम करता है। क्या करता है? वो खुद काम करता है, ठीक। लेकिन जो पैसिव वॉइस का मतलब ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट के रूप में बना है, यानी सब्जेक्ट इस पर काम होता है, तो बस थोड़ा सा अंतर होता है। सब्जेक्ट तो दोनों में ही पहले मिलेंगे, आपको एक्टिव वॉइस में भी पहले मिलेगा और साथ साथ पैसिव वॉइस में भी पहले मिलेगा। लेकिन फर्क बस इतना आएगा कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद काम करेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर ही काम किया जाएगा। तो यानी जब वो सब्जेक्ट पर ही काम होता है तो वो पैसिव वॉइस है, अगर सब्जेक्ट खुद ही काम करता है तो वो क्या है? एक्टिव वॉइस है। बस इतना ही डिफरेंट है। देखा जाए तो दोनों तो सब्जेक्ट ही होता है। ये कहने को ऑब्जेक्ट फ्रंट पे आता है क्योंकि ऑब्जेक्ट कभी हम लिखते नहीं है। तो बस इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दोनों ही एक ही चीज है। सब्जेक्ट अगर काम करे तो वो एक्टिव वॉइस, और सब्जेक्ट पर ही काम हो जाए तो वो पैसिव वॉइस। अब ये कैसे हो रहा है इसको देखिए एक एग्जांपल में, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, लेकिन आप एक चीज को समझेंगे, इस एग्जांपल में चेंजेस क्या हो रहा है आप इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए ऐसे किया सी ब्लेसेस मी। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी, जैसे ये कह रहा है कि सी ब्लेसेस मी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया मतलब ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक। आपको तीन चीज मिल गई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक। सी ब्लेसेस वो आशीर्वाद देती है, मी मुझे देती है, तो आशीर्वाद कौन दे रहा है? वह दे रही है, यानी यही तो हुआ ना, सब्जेक्ट भी है और काम भी कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट भी काम कर रहा है ना हमारा, तो वो क्या माना जाएगा? वो एक्टिव वॉइस माना जाएगा, और हम सीख क्या रहे हैं? पैसिव वॉइस, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया आपका, चूंकि एक्टिव वॉइस मान लो यहाँ लिख देते हैं, ठीक, इसको ये हो गया। अब हमने इसको लिया कि जब आपका खुद ही सब्जेक्ट काम करे तो वो क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा आपको एक्टिव वॉइस माना जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि आपको पैसिव वॉइस सीखना है, तो सबसे पहले क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो आएगा, क्या आप मी लिख के दिखाएंगे? कदापि नहीं हो सकता। यहाँ भी क्या लिखेंगे आप? यहाँ भी लिखेंगे आप आई, और यहाँ पे हो जाएगा एम, और फिर क्या हो जाएगा? प्लस, और फिर इसके बाद ये हो गया बाई, और सी को ला दिए पीछे हर, और यहाँ पे बना दिया मैंने पी वॉइस। जरा देखिए हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट था ही, लेकिन हम इसको पहले लाए, और पहले लाए तो हमने क्या बनाया? सब्जेक्ट बनाया। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई मतलब मैं,
एम मतलब होता हूँ, ब्लेस्ड मतलब गले मतलब आशीर्वाद दिया जाता हूँ, बाई द्वारा, हर मतलब उसके द्वारा, तो मैं उसके द्वारा आशीर्वाद दिया जाता हूँ, ये बात तो मैंने कही है, तो मैं काम थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात यही है कि अगर सब्जेक्ट हमारा काम करेगा तो वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा, लेकिन सब्जेक्ट पर ही काम हो गए, यानी सब्जेक्ट पर काम हुआ तो वो क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे। तो अगर आप समझ चुके हैं पूरा ये चीज प्रोसेस, तो आपको मिलता है 30 सेकेंड, तो आप उसमें कर लीजिए, अपना ले लें स्क्रीनशॉट, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलिए देखिए देखते हैं कि हम लोगों ने तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का डिफरेंस समझ लिया है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो अब हमें जरूरी है, हमारे लिए जो बनता है कि वॉइस में क्या प्रोसेस हमको मिल जाना चाहिए कि हमारा पैसिव वॉइस बहुत आसानी से बने। तो मैं बताता हूँ कि डायरेक्ट हमें ये स्टार्ट करने से पहले कि पैसिव वॉइस किन टेंस का बनता है और कितने टेंस का बनता है, उससे पहले हमारे इसकी जो बेसिक नीड है उसको हमें जान लेना चाहिए। तो हमें जो पैसिव वॉइस बनाना होगा वो हम बेसिक नीड में हमारे पास दो चीजें आएंगी। वो चीजें कौन सी है, एक तो आपको बार बार ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो एक किसकी पड़ती है, बार बार आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो वो आपका होना चाहिए। और साथ साथ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके सामने आएगा, वो आता है केस। तो केस क्या होता है वो जानने की जरूरत है हमें। तो आइए चलते हैं केस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर मैं बात करूँ ये केस, अब इसकी जरूरत हमें पड़ेगी पैसिव वॉइस में। ये केस तो देखिए वैसे तो कारक बोलते हैं हिंदी वाले, 7-8 कह लेते हैं, लेकिन हमारे सामान्यतः केस होती है, कोर्ट कचहरी वाली केस होती है, तो वो भी एक होती है। और एक केस को ध्यान में रख के केस को ध्यान में रख के बनाया गया है, मतलब बाबा रामदेव का नाम सुना हो, उन्होंने बना दिया है केस कांति, लेकिन मुझे पता है जिसने लगाया उसका मिली नहीं है शांति, तो उस वाले केस की भी बात नहीं करती, जिसका ध्यान देने के लिए बना है केस कांति और मिलती नहीं किसी को शांति। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि केस हमारा यहाँ इंग्लिश में क्या है, तो केस हमारा एक इंग्लिश वाला है जिसको हम कारक तो कहते हैं। तो देखा वो दो केस हमें काम नहीं आएंगे, ये तीसरा हमारे काम आएगा। तो ये देखना है कि कौन सा केस हमको मिलता है। तो केस हमारे इंग्लिश में वैसे तो 3 है, अब कितने हैं, 3 है, और 3 से आपका काम चल जाना है। तो बिना सोचे समझे चलते हैं, 3 की बात करते हैं, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे डिवाइडेशन की बात हो तो यहाँ पे हमें एक लेना पड़ेगा, एक तो मान लो सीरियल नंबर हो जाएगा हमारा। छोड़िए सीरियल नंबर ना हटा के हम इसको हम पर्सन के कॉलम में डाल देते हैं, तो ये भी हमारा हो जाएगा पर्सन है। एक तो कॉलम हमारा पर्सन लेगा और एक हमारा लेगा नॉमिनेटिव केस। कौन सा लेगा, नॉमिनेटिव, जी हाँ नॉमिनेटिव केस के नाम कर देते हैं। अब जो दूसरा वाला कॉलम हमारे पास बचता है इसको हम कहते हैं भाई चलो पजस्वी केस के नाम से दे देते हैं। पजस्वी केस, कौन सा केस दिया, पजस्वी। अब यहाँ पे ऐसे लेने करते, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम लेते हैं अपना ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, जी हाँ ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब चलते हैं, बातें कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे मिला देते हैं पूरा का पूरा। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, यहाँ से यहाँ जाता हूँ, यहाँ से यहाँ, ठीक। अब मैं एक चीज तो बताऊंगा कि ये पैसिव वॉइस केस में हमको एक सेक्शन और डिवाइड करना होता है, क्योंकि यहाँ पे चूंकि 2 सेक्शन मिलेंगे आपको। हाँ, तो यहाँ तक ये एक सेक्शन हमारे पास ये होता है कि पजस्वी एडजेक्टिव होता है। कौन सा होता है, पजस्वी एडजेक्टिव। और एक सेक्शन मेरा ये भी होता है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। अब हमने यहाँ पे एक चीज, चलो इस लाइन को पूरा ही कर देते हैं। बेसिक से यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन इसको पूरा कर देते हैं। ये ब्लैंकेट मतलब खाली है, ये भी खाली है, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए,
तो यहाँ पर्सन की अगर बात करें तो पर्सन की लाइन को भी क्लियर कर लेते हैं, हो गई क्लियर। हाँ, तो ये देखो जरा, ये फर्स्ट पर्सन में हमको मिल लेता है क्या, आई और वी, ये तो सबको ही पता है। तो आई के बाद इधर क्या आता है, माय सन। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या है कि कंफ्यूजन सबको रहता है, और वो कंफ्यूजन से आप सदा बच जा रहे हैं, ठीक है। देखो आई के बाद जो आता है माई, उसको लोग बोलते हैं कि ये प्रोनाउन है ना, नॉर्मली बोल देते हैं प्रोनाउन है। इसमें बहुत सारी डिबेट भी हो सकती है, बहस भी हो सकती है, लेकिन जरा सोच लो कि आई माई मी तीन ही लोगों के नाम पे आता है, आई माई मी आता है। लेकिन मुश्किल क्या है कि यहाँ देखो आई माई और माई के साथ भी क्या है, इधर पीछे रहता है आपका माई, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, आ जाएगा मी आ जाएगा। तो देखा गया इन प्रोसेस में ये हमारे पास क्या है, आई भी है, माई भी है, और माइंड भी है, और मी भी है। तो फर्क क्या है, इसको लोग कहते हैं ना प्रोनाउन कह देते हैं, कदापि मत कहिएगा प्रोनाउन। देखिए ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन, लेकिन माय शब्द प्रोनाउन नहीं है। अगर किसी को लगे कि ये बात सही नहीं है तो सीधे जाओ पजेसिव एडजेक्टिव को चेक कर लो। जब पजेसिव एडजेक्टिव को चेक करेंगे तो वहां पे मिलेगा संबंध, ठीक है, अधिकारवाचक विशेषण। क्या मिलेगा, अधिकारवाचक विशेषण, हिंदी में बोलते हैं। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो टोटली आपको एग्जांपल मिलेगा माई, अवर, ये सारे मिलेंगे। तो ये चीज कंफर्म करके रखिए कि ये 4 पॉइंट में 3 प्रोनाउन है और 1 एडजेक्टिव है। जबकि लोगों को लगता है आई तो प्रोनाउन है, इससे जितना कुछ बन जाएगा सब प्रोनाउन होगा, ये बात कर रहे हैं। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वी की बाद क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा अवर, और इसके बाद क्या आएगा अवर्स, और इसके बाद क्या आएगा अस। ये हो गया। अभी हमने कर दी कंप्लीट बातें, किसकी, हमने कंप्लीट बातें कर दी है ना, फर्स्ट पर्सन की। अब लेते हैं हम लोग इकलौता जन्म लेने वाले सेकंड का। सेकंड में इकलौता कौन आता है, यू आता है, जी बिल्कुल सही आपने कहा, यू भी तो आता है। अब क्या करेंगे, यू के बाद यहाँ पे देखा गया कि इसमें क्या आ सकता है, इसमें तो भाई यू आएगा, और इसमें क्या आ सकता है, इसमें तो आएगा आपका यूज, और इसमें क्या है, इसमें तो आएगा आपका यू, है ना। अब जरा देखो थर्ड, हम लोग इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, थर्ड पर्सन की। और थर्ड पर्सन में हमको क्या मिलेगा, ही, और यहाँ क्या मिलेगा, हिज, और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा आपको हिज, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे तो मिलेगा आपको हिम, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सी की। अब सी, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको हर, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे भी मिलेगा हर, और यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे तो हर्ष हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको हर मिलेगा, ठीक है। अब जरा देखो आगे, अब यहाँ पे देते हैं ही सी इट, हाँ यहाँ पे आएगा आपका इट, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपको इट्स आएगा। अब लेकिन यहाँ पे कोई पूछे क्या आएगा, तो कहना भाई क्या, तो कुछ नहीं मिलता। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको IT, ठीक है। अब यहाँ देखो इट के बाद मिल गया मेरे को दे, ठीक। अब दे का मतलब इधर क्या लिखना है, दे का मतलब इधर तो लिखना है दिए, और इधर क्या लिखना है, इधर भी कुछ ना कुछ तो लिखना है, तो मतलब ये हो जाएगा दियर्स, और इधर भी कुछ ना कुछ तो लिखना है। तो अब यहाँ का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ का मतलब देम हो जाएगा। अब क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। अब यहाँ पे एक और ले लेते हैं, एक लेते हैं जिसे हम कहते हैं वन, ठीक। अब यहाँ पे क्या आएगा, वन का तो इधर होना है वंस, और इधर क्या होगा, इधर कुछ नहीं होना भाई, ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा। अगर यहाँ पे कोई पूछे तो बोल देना वन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वन, ठीक है। तो ये रहा हमारा केस जो हमें पैसिव वॉइस के दौरान करना है फेस, ये रहा हमारा केस। अब ये केस देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा, वॉइस में भी आएगा, नरेशन में भी आएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बहुत है। लेकिन पैसिव वॉइस में इंपॉर्टेंस इसका देखें तो सिर्फ 2 पॉइंट का है, सिर्फ 2 पॉइंट। कौन कौन, एक तो नॉमिनेटिव बेस का है और दूसरा ऑब्जेक्टिव बेस का है। ये बीच वाले को भेज देना छुट्टी पे, तब तक जब तक नरेशन नहीं स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये सब मिलेंगे नरेशन में सब आ जाएंगे, ठीक है। पैसिव वॉइस में सिर्फ 2, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे बहुत बढ़िया से। तो चलिए, अगर आप इस चीज को समझ चुके हैं, एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ, आई माई माई मी, फिर क्या वी आवर आवर्स अस, फिर क्या यू योर योर्स यू, फिर क्या ही
हिज, हिम। फिर क्या, सी, हर, हर्ष, हर। और फिर क्या लेते हैं, इट, इट्स, कुछ नहीं भाई, इट। फिर दे, दियर, दियर्स, देम। फिर क्या, वन, वंस, कुछ नहीं, वन। तो ये रहा मेरा आज का केस वाला प्रोसेस। अब ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 30 सेकंड का टाइम है, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। हेलो, तो जैसे कि देखिए मैंने ये और आपने स्क्रीनशॉट तो इसका ले लिया होगा, तो इसे हटाते हैं, ठीक है। अब इसे हटा देते हैं, इसके आगे का प्रोसेस ले लेंगे। देखिए चलिए, अब इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि हमें ये जानना चाहिए कि कितने टेंस और कितने सेंटेंस का हम पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वो जान लेते हैं, कितने टेंस और कितने सेंटेंस का हम पैसिव बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस की बात में मतलब टेंस और सेंटेंस ले लेते हैं। ये रहेगा आपका टेंसेस और ये रहेगा आपका सीधे सीधे यहाँ पे नाम दे दीजिए सेंटेंस। तो अब यहाँ पे पॉइंट बना सीखिए। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सीरियल नंबर, और यहाँ पहली बात करें तो ये रहेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। देखिए टेंस की बात करें तो टेंस हमारे कितने 8 हैं, जिनका हम बना सकते हैं पैसिव वॉइस। कितने टेंस का, 8 का। तो अब उन 8 में क्या होता है ना कि सीधे सीधे तीन मतलब 3 टेंस है, उनके 4 पार्ट तो है ही, सीधे पीछे से 4 चौथे पार्ट को हटा देंगे, बचेगा कितना, 9। और फ्यूचर में जाके कॉन्टिन्यूअस को भी हटा देंगे, तो मतलब बचेगा कितना, 9 में से फिर बचेगा 8। तो यही 8 का बनेगा। चलिए देखिए, और दूसरे पॉइंट पे ले लेते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और ये तो टेंस तो रह गई है। अब तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। किसकी कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। और नंबर चौथे पे बात करेंगे तो ये रहेगा आपका पास्ट, ये रहेगा आपका इंडेफिनिट, और ये रहेगा आपका टेंस, और ये रहेगा आपका पास्ट, और ये रहेगा आपका कॉन्टिन्यूअस, और ये रहेगा आपका टेंस। अब यहाँ पे 6 नंबर पे बात करें, ये रहेगा आपका पास्ट, और ये रहेगा आपका परफेक्ट, और ये रहेगा आपका टेंस, ठीक। अब यहाँ पे नंबर 7 की अगर बात करें तो नंबर 7 में रहेगा आपका फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या बोलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। यहां ले लेंगे आप टेंस, ठीक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है
8वें नंबर पे आएगा आपका फ्यूचर, और फिर यहाँ पे आएगा सॉरी कॉन्टिन्यूअस तो होता नहीं इसका, ये रहेगा आपका परफेक्ट, और ये रहेगा आपका टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे 9वें नंबर पे अगर बात करें तो यहाँ बात करनी पड़ती है हमको इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस की बात करनी पड़ती है। अब यहाँ पे अगर बात करें 10वें नंबर पे, तो 10वें नंबर पे आपको ये लेना है मोडल, मोडल वर्ब लेना है। ठीक है, तो ये हमारे 10 के 10 पॉइंट हैं जहां पे हमें ये ध्यान देना है कि इन्हीं का हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। यानी 3 प्रेजेंट के हैं, 3 पास्ट के हैं, 2 फ्यूचर के, 8 टेंस हुए, और साथ साथ फिर हमें मिलेगा इंपरेटिव सेंटेंस और मोडल वर्ब जितने भी आते हैं सबका पैसिव वॉइस बनता है। तो एक बार क्यों ना यहाँ चर्चा ये भी कर ली जाए कि इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं किसके साथ। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दूसरे सेक्शन में जाके हेल्पिंग वर्ब की बात करना चाहते हैं, किसकी बात करना चाहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब जरा देखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब की बात हो इंडेफिनिट में हमें वैसे तो डू डज पता है, लेकिन जब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस तो उस दौरान का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, इज होता है, एम होता है और आर, ये चीज आपको याद है। फिर अगर हम कॉन्टिन्यूअस में आ गए तो यहाँ होगा इज, एम और क्या होगा आर। फिर अगर हम परफेक्ट में आ गए तो यहाँ देखना होगा आपका हैज और देखना पड़ेगा है। यदि फिर हम पास्ट की बात करें, चलो अच्छे यहाँ से हमने प्रेजेंट की लाइनें को हटा क्लियर कर दिया। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट का, वैसे तो इंडेफिनिट में डू मतलब डिड मिला है, लेकिन पैसिव वॉइस के दौरान आपको मिलेगा वाज और आपको मिलेगा वर। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वाज, ये रहेगा वर, प्लस दोनों में क्या रहेगा, बीइंग की बात कर लेंगे। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका आएगा क्या, हैड बीन, क्या आएगा, हैड और बीन आ जाएगा। तो ये हो गया आपका हेड इन ये साइड। फिर अगर हम बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में वैसे नॉर्मली विल मिला है, लेकिन यहाँ मिलेगा आपको विल और साथ साथ मिलेगा सेल और उसके साथ में मिल जाएगा बी। अब देखेंगे बात होगी फ्यूचर परफेक्ट की, तो फ्यूचर परफेक्ट में देखिए क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट में आपको मिलेगा विल और साथ साथ मिलेगा सेल, और सेल के बगल में आपको लेना पड़ेगा हैव और हैव के बगल में लेना पड़ेगा आपको बीन। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस तरीके से ये। ठीक, अभी बात कर लेते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम इसे बनाएंगे अपना लेट बी से, ये हमारा पहला ऑप्शन है, और इसमें दूसरा ऑप्शन हमारे साथ साथ ये भी ट्रेवल करता है जिसे हम बना सकते हैं शुड बी से। यानी जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है वो 2 तरीके से बनेगा, या तो वो बनेगा लेट बी की सहायता से या तो वो बनेगा शुड बी की सहायता से। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंपरेटिव को साइड करने का, तो ये हो गया साइड। अब बात करते हैं मोडल वर्ब में क्या एक्शन हो सकता है, तो ये हमारा 10वां नंबर वही मोडल वर्ब। ठीक, तो मोडल वर्ब में देखा जाएगा कुछ नहीं आता है, सीधे सीधे जो मोडल हमारे सामने आता है, यानी जो मोडल वर्ब आता है उसके बगल में बी लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, उसके बगल में बी लगा दिया। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट डाटा है, किसके लिए, ये इंपॉर्टेंट डाटा आपके काम आने वाला है। इसको जरूर याद रखें कि कौन सा टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर इतना आप याद रखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बहुत आसानी से, बहुत ही इजी वे से आप पैसेज बनाना सीख जाएंगे। सिर्फ आप एक छोटी सी मेरी हेल्प करिए कि आप टेंस के साथ लगने वाले हेल्पिंग वर्ब को याद करिए, बाकी पैसिव वॉइस का जो प्रोसेस है वो उस पर छोड़ दीजिए। तो चलिए, अगर ये प्रोसेस आपको कंप्लीट समझ में आता है तो आप आज के लिए हम लोग इस सेशन को यानी डे 1 को यहीं पे रोक देते हैं, ताकि डे 2 में जब हम आए नेक्स्ट वाली वीडियो में तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब टेंस को सीखना यानी पैसिव वॉइस को पूरी तरह से बनाना सीख लेंगे। आज हमने ओवरऑल बात की कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के दौरान हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वो चीज हमने सीख लिया। जैसे कि
केस वगैरह सीख लिए हैं और ये कितना टेंसेस के बनते हैं, तो सारा एक तरीके से बोले तो हमने एक्टिव और पैसिव का परिचय जान लिया है, क्या होता है क्या नहीं होता है, कितने टेंस बनेंगे और कितने सेंटेंस बनेंगे, किसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो सारा ओवरऑल तो हो गया। तो अब हम लोग डे 1 को यहीं पे रोकेंगे और डे 2 में हम लोग मिलेंगे सीधे सीधे पैसिव वॉइस पे काम करने के लिए। टेंसेज वाइज एक एक करके हम लोग पूरे का पूरा पैसिव वॉइस बना लेंगे। फिलहाल दोस्तों आज तो यही पे हमारा डे 1 समाप्त होता है। अब आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, 30 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको। तब तक के लिए हम निकलते हैं, मतलब चलते हैं। अगले डे 2 के लिए आप करेंगे वेट, और करेंगे नहीं लेट, करना है वेट लेकिन करना नहीं है लेट, ताकि आपका जो ये कंटिन्यूअस फॉर्म जो आपका चल रहा है वो कभी ना रुके। आपने समझ तो लिया है लेकिन बनेगा कैसे ये नहीं लिखा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। आप 30 सेकंड रहेगा आपको स्क्रीनशॉट लेने का, तो ले लीजिए।